उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का हिस्ट्री का थीम 1 का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्या? पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि कैसे साइंटिस्ट जो है अलग अलग स्पीशीज का नामकरण करते हैं। नामकरण करने का मतलब क्या? नामकरण करने का मतलब क्या कि उससे कैसे ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड्स का यूज करके उसका नाम देते हैं। और नाम देने के पीछे, कोई भी नाम देने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, बिना कोई रीजन का नाम नहीं देते हैं। जैसे में ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो नाम दिया गया उसके पीछे भी रीजन था। क्यों? क्या रीजन था? रीजन यही था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे ना, उसके बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलता जुलता था? ऐप से एक मिलता जुलता था, यानी कि एक तरह से बंदर के कैटेगरी का एनिमल से मिलता जुलता था, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस पड़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि अभी तक कैसा एनिमल्स का डेवलपमेंट हो गया था। अभी तक ऐसा एनिमल्स का डेवलपमेंट हो गया था जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि पेड़ों पर ही बस सिर्फ रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वैसा फीचर्स डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अपने बॉडी में वैसा फीचर्स नहीं हुआ था जो कि उन्हें हेल्प करे। कैसे हेल्प करे? जो कि हेल्प करे उन्हें लैंड पर सर्वाइव करने के लिए। उनमें अभी ऐसा फीचर्स था जो कि अभी ट्री पर सर्वाइव करने के लिए क्या करे? ट्री पर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता था। जैसे उनका फोर लिम्ब जो था वो फ्लेक्सिबल था, जो इनका हैंड जो था ऐसे कर्व था जो कि उन्हें ट्रीज को, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, ठीक से ग्रिप बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा? फिर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस का डिस्कवरी कैसे हुआ ओल्डीवाई जॉर्ज में, वो देखा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि मैरी और लुईस ल्यूकी का कहानी के बारे में जाने कि मैरी और लुईस ल्यूकी ओल्डीवाई जॉर्ज में 40 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि लुईस ल्यूकी, एक दिन सुबह की बात है जब लुईस ल्यूकी को थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं नहीं काम करने जाऊँगा, आज तुम चले जाओ। तो मैरी ल्यूकी चली गई काम करने के लिए। फिर वहाँ पर लैंड रोवर, क्या था, एक जीप था जिसका नाम था लैंड रोवर, उस पर बैठ कर वो काम करने के चले गई। फिर कुछ ही देर बाद चिल्लाते हुए वापस आई कि आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, आई हैव फाउंड इट। लेकिन वो क्या था? वो लुईस ल्यूकी को मालूम ही नहीं था। उन्हें लगा था क्या, या तो कोई स्कॉर्पियंस ने डस लिया है, नहीं तो कोई सांप ने काट लिया है। लेकिन जब आई वो तब बताए कि हम लोग जिसके लिए इतना सालों से, 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो चीज़ अभी अभी हम लोगों को मिल गया है। क्या मिल गया है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो कंकाल था ना, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, वो मिल चुका है। फिर हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था? फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे जो है किसी भी ग्रुप के एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। यानी कि यानी कि एक ग्रुप के जो एनिमल है वो दूसरे ग्रुप के एनिमल से कैसे अलग है, ठीक है, वो कैसे अलग है। तो डिफ्रेंशिएशन किस बेसिस पर था? ब्रेन के साइज पर था, स्कल के साइज पर था, फिर तीर कैसा है, बड़ा या छोटा है, तो ये सब। फिर बोन के या बेसिकली एक शब्द में ये कर ले कि बोन स्ट्रक्चर पर डिपेंड था, यानी कि हड्डी का कैसा स्ट्रक्चर है उसको क्या मानकर, उसको बेसिस मानकर और डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा था। तो फिर अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बेसिकली क्या, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, कि आखिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या, ठीक है, उसे हम लोग जानेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना, इसे हम लोग अक्सर कहाँ पर पढ़े हैं? पॉजिटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है इसे हम लोग अक्सर कहाँ पर देखे हैं? इसे हम लोग अक्सर देखे हैं अपने साइंस में, ठीक है। साइंस में अक्सर हम लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में देखा था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हम लोग बायोलॉजी का जो पार्ट है ना, हो सकता है आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किस पे? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। स्पेशली कौन सा सब्जेक्ट, स्पेशली कौन सा सब चैप्टर में? याद करिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एनसीईआरटी का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी में जो हार्मोनल एक्सचेंज के बारे में, जो हार्मोन्स के बारे में हम लोग जो पढ़े थे, उसी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का चर्चा किया गया है, या फीडबैक मैकेनिज्म का चर्चा किया गया है। तो बेसिकली ये साइंस का पार्ट है, लेकिन इसे सोशल साइंस में भी इंक्लूड किया गया है, तो जरूरी इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का आखिर मतलब है क्या। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मैकेनिज्म जिसका रिस्पॉन्स कैसा हो, जिसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो। यानी कि 100 शब्दों में, मतलब 100 शब्दों की बात एक शब्दों में ये समझ लें कि
कि वैसा मैकेनिज्म जो कि जब एक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है वो दूसरे कैरेक्टर को डेवलप करने में या इवॉल्व करने में मदद करता है, उसी को यहाँ पर बोला गया है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब क्या है उससे पहले हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो अपराइट वॉकिंग है इसे समझिए, ठीक। ये अपराइट वॉकिंग हो गया। ये अपराइट वॉकिंग जो है यानी कि सीधा खड़ा होना, ठीक है। अपराइट वॉकिंग यानी कि सीधा खड़ा होना। तो आदमी जब सीधा खड़ा हो रहा है तो उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि आदमी समझिए या एनिमल्स को समझिए, ठीक है। जो सीधा खड़ा हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो कैसे कोई दूसरे काम को भी करने में या कोई दूसरे करैक्टर को भी डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब आदमी सीधा खड़ा हो रहा है, एक मिनट, सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, हाँ अब थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। जब आदमी सीधा खड़ा हो रहा है तो उसका हैंड जो है वो क्या हो रहा है, हैंड्स फ्री हो रहा है, ठीक है। साथ साथ जब सीधा खड़ा हो रहा था, जब हैंड्स फ्री हुआ तो उसका यूज क्या करेंगे, टूल्स को बनाने में, टूल्स का यूज करने में, साथ साथ अपने इन्फेंट ऑब्जेक्ट को कैरी करने में। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इन्फेंट मतलब अपने बच्चों को कैरी करने में, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट हो गया उसे कैरी करने में, और नहीं तो टूल्स का यूज करने में या टूल्स को बनाने में। तो एक तो बेनिफिट हो गया क्या सीधा खड़ा होने का, ये कि हैंड्स फ्री हो गया और हैंड्स का आप यूज कर लीजिए। अब जब हैंड्स फ्री हो गया तो यानी कि आदमी जो है वो भी सीधा खड़ा हो सकता है। मान लीजिए पहले हम 4 पैरों पर चल रहे थे, ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, मेरा हैंड्स दोनों हाथ जो है वो पूरा फ्री हो गया, यानी कि अब मैं सीधा खड़ा भी हो सकता हूँ और साथ ही साथ अपना जो 2 हैंड है इसका यूज क्या कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी करने में, यानी बेसिकली मैं, यानी कि इस बोतल को देखिए, इसे कैरी करने में कर सकता हूँ, या किसी पेंसिल या पेन से लिखने में कर सकते हैं। तो इसका यूज बहुत सारा है। यानी कि एक जब कैरेक्टर जब इवॉल्व हुआ, यानी कि आदमी जब सीधा खड़ा हुआ तो दूसरा जो कैरेक्टर है उससे भी इवॉल्व, उसी से दूसरा कैरेक्टर भी एक तरह से कर सकते हैं इवॉल्व भी हो गया, यानी कि सीधा खड़ा हुआ, हैंड फ्री हुआ, हैंड फ्री हुआ यानी कि सीधा खड़ा हुआ। तो यही बात यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बताया गया है। अब वही दूसरा भी देख लीजिए, यहाँ पर जो अपराइट वॉकिंग हुआ और टूल्स मेकिंग हो गया, ठीक है। तो जब अपराइट वॉकिंग हो गया यानी कि इंसान जो है या एनिमल जो है वो सीधा खड़ा हो लिए, यानी कि खड़ा हो लिए समझे, तो वो टूल्स को बनाने में भी अपना हाथ जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। टूल्स को बनाने में भी अपना हाथ यूज कर सकते हैं, यानी अपराइट वॉकिंग भी हो गया क्या, टूल्स मेकिंग। और जब टूल्स को बना ही रहे तो सीधा खड़ा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कर सकते हैं हर एक कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर को इवॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, उसी को बोल रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि एक जगह से नहीं बल्कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, फीडबैक आ रहा है। वो कैसा फीडबैक आ रहा है, वो पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में बताया गया है। यानी कि टूल्स जब बना, फिर यहाँ पर देखिए टूल्स मेकिंग का बात किया जा रहा है। जब टूल्स आदमी बनाएगा, यानी कि हम जो है मान लीजिए कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं, जब क्रिएटिव सोच है उसमें अपना तो दिमाग लगा रहे हैं ना, बिना दिमाग लगाए हुए कुछ क्रिएटिव कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। बिना अपना इस ब्रेन का खोपड़ी का यूज किए हुए हम लोग कैसे कुछ क्रिएटिव, कुछ नया या इनोवेटिव सोच सकते हैं, उसका तो यूज होगा ही नहीं, ठीक है। किसका यूज नहीं होगा, अगर हम लोग क्रिएटिव नहीं सोचेंगे तो ब्रेन का यूज तो होगा ही नहीं। जब कुछ नया बना रहे हैं, उनके लिए नया क्या था, उनके लिए नया था टूल्स मेकिंग, ठीक। जब टूल्स मेकिंग यानी कि टूल्स को बना रहे हैं तो उनका जो ब्रेन का जो कैपेसिटी है, ब्रेन का साइज जो है उससे वो बढ़ा, यानी कि कुछ नया नया सोच रहे हैं तो सोचने से ब्रेन का साइज बढ़ा, ब्रेन का जो कैपेसिटी है होल्ड करने का जो पावर है वो बढ़ा। तो यही यहाँ पर बताया गया है टूल्स मेकिंग में। और इंक्रीज इन साइज यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जो इंक्रीज इन साइज दिया है ना, टूल्स मेकिंग दिया गया है। तो यही दोनों में रिलेशन बता रहा है कि जब टूल्स मेकिंग हुआ यानी कि टूल्स बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ तो ब्रेन का भी साइज बढ़ा और साथ साथ ब्रेन का कैपेसिटी भी बढ़ा, ठीक है। अब जब ब्रेन का साइज बढ़ा, जब ब्रेन का यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज इन साइज और कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन जब दोनों हुआ तो यानी कि टूल्स बनाना भी आसान हो गया, ठीक है। जब दिमाग बड़ा रहेगा, दिमाग में इनोवेटिव आइडिया रहेगा तो जाहिर सी बात है अच्छा नया नया काम तो होगा ही। ऐसा थोड़ी कोई नया नया काम नहीं होगा, जरूरी जाहिर सी बात है नया नया काम होगा ही। तो वही बात यहाँ पर बताया गया। फिर यहाँ पर विजुअल सर्वेलेंस का बात किया गया, ठीक है। विजुअल सर्वेलेंस करने का मतलब क्या कि जब ब्रेन का साइज बढ़ा, ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ा तो फिर
लंबी दूरी तक आराम से इंसान जो है देख सकते थे, ठीक है। फिर उन्होंने चलना भी शुरू किया, और चलकर फिर हंटिंग करना भी, ये सब शुरू किया था। एक तरह से समझ लीजिए कि जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो दूसरा कैरेक्टर भी अपने आप डेवलप होते चला गया उसके रिस्पॉन्स में। तो यही बात कहा गया है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। अब चलिए थोड़ा सा इससे और आगे भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइपेडलिज्म इनेबल हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट और ऑब्जेक्ट्स। इन टर्न, as hands were used more and more, upright walking gradually became more efficient। यानी वही बात यहाँ पर बताया गया कि जो बाइपेडलिज्म इनेबल हैंड्स, यानी कि दो पैरों पर चलने वाले जो एनिमल्स जो थे, जब एनिमल्स जो है दो पैरों पर चलना शुरू कर दिए तो उनका जो हैंड्स जो है ना वो फ्री हो गया। तो हैंड्स जब फ्री हो गया तो वो उसका यूज कहाँ करने लगे, उसका यूज ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने में करने लगे, या इन्फेंट्स को यानी अपने बच्चों को कैरी करने में करने लगे, ठीक है। इन टर्न एज हैंड्स वेयर यूज्ड, अब जैसा कि हैंड्स का यूज ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा तो अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एफिशिएंट, यानी कि लोग भी जो है सीधा खड़ा होकर छुक 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 चलने लगे। Apart from the advantage of freeing hands for various uses, far less energy is consumed while walking as compared to the movements of a quadrupeds। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया कि जब हैंड्स का यूज किया जाने लगा कुछ अलग अलग चीज़ों में, तो जब दो पैरों पर जो चलते थे ना उसमें ना एनर्जी कम खर्च होता था, किसके मुकाबले में, जो चार पैरों पर जो एनिमल चलते थे उसके मुकाबले में, ठीक है। However, the advantage in terms of saving energy is reversed while running। यानी कि जब चल रहे हैं तो ठीक है, आपको बेनिफिट है, लेकिन जब दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। कैसे? चार पैरों पर जो एनिमल चलते हैं वो जब दौड़ते हैं तो उनका एनर्जी का कम खत्म होता है, किसके मुकाबले में, उनके मुकाबले में जो एनिमल्स दो पैरों पर चलते थे। यानी कि एक तरह से रिवर्स वाला मैटर हो गया, ठीक है। उसमें इसमें जो सही उसमें उल्टा, यानी कि दो पैरों में जो सही, दो पैरों में जो कम खर्च और चार पैरों में अधिक खर्च, वही चीज़ फिर उल्टा हो गया, चार पैरों में अधिक खर्च, दो पैरों में कम खर्च, या अपोजिट समझ सकते हैं, ठीक है। देयर इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म एज अर्ली एज 3.6 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि बाइपेडलिज्म यानी कि दो पैरों पर चलने वाले जो एनिमल्स जो है ना वो कब आए थे, उनका जो एविडेंस कब मिला है, उनका जो एविडेंस मिला है आज से लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 3.6 मिलियन ईयर्स पहले। दिस कम्स फ्रॉम द फोसिल्ड होमिनिड फुटप्रिंट्स एट लैटियोली, ठीक है। Fossil limb bones recovered from Heather, Ethiopia provide more direct evidence of bipedalism। यहाँ पर वो जगह का नाम बताया गया है जहाँ से यहाँ एविडेंस मिला है बाइपेडलिज्म एनिमल्स का। टैंजानिया का नाम याद रखिएगा, लैटियोली जो टैंजानिया में है, फिर हैदर का नाम याद रखिएगा, इथोपिया में है। ये सब साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है ना वहीं पर आएगा, साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहीं पर आएगा। Around 2.5 million years ago, with the onset of a phase of glaciation, अब फिर से परिवर्तन वाला बात यहाँ पर आ गया। यानी कि लगभग आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले की बात है जब ग्लेशिएशन पीरियड शुरू हो गया। ग्लेशिएशन मतलब क्या हो गया, ग्लेशिएशन मतलब आइसिज वाला पीरियड शुरू हो गया, यानी कि अचानक पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा पड़ने लगा, कूल डाउन होने लगा, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बर्फ जमना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि चारों तरफ जो है पेड़ पौधे और आसपास में जो फील्ड है, पहाड़ है, वहाँ सब पर बर्फ जमना शुरू हो गया, यानी एक तरह से ठंडा वाला मौसम आना शुरू हो गया था, ठीक है। When large parts of the earth were covered with snow, there were major changes in climate and vegetation। यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा पार्ट जो है अर्थ का वो कवर हुआ था किसी से, स्नो से, तो बहुत सारा चेंजेस हुआ, किस चीज़ में, क्लाइमेट में चेंज हुआ, जो वेजिटेशन है उसमें चेंजेस हुआ, यानी कि परिवर्तन हुआ। जानती है सृष्टि का नियम ही है कि चेंजेस आर इनवेटेबल एंड वी कांट स्टॉप इट, ओके। द चेंजेस विल कम एंड वी हैव टू अडॉप्ट आवर सेल्फ विद द चेंजेस। यही बात यहाँ पर हुआ कि क्लाइमेट में, वेजिटेशन में चेंजेस आता गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो एनिमल्स अभी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले जान लीजिए, वो एनिमल्स जो पहले पेड़ों पर रहते थे उनका रहना मुश्किल हो गया, यानी कि वैसे एनिमल्स का विलुप्त होना शुरू हो गए थे वैसे एनिमल्स। अब जो एनिमल्स चेंजेस के अनुसार अपने आप को बदल लिए वो तो बच गए, और जो नहीं बदल पाए वो भगवान के प्यारे होते चले गए। तो ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल,
ग्रासलैंड एरियाज एक्सपेंडेड एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि टेम्परेचर में कमी हुई और रेनफॉल जो है, टेम्परेचर में कम होने का मतलब क्या, टेम्परेचर में कम होने का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आइस वाला जो टेम्परेचर होता है ना, जो डिग्री माइनस में टेम्परेचर चला गया, वही अब बात यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और फिर रेनफॉल यानी कि बारिश में भी कमी आ गई। ग्रेजुअल ग्रासलैंड एरिया एक्सपेंडेड एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ग्रासलैंड का जो एरिया ना, छोटा छोटा ग्रास रहता है, वो थोड़ा बढ़ गया, लीडिंग टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्स ऑफ अस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, यानी कि जो अस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप के जो एनिमल्स थे वो बेसिकली पेड़ पर रहते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि क्लाइमेट में चेंज हुआ, परिवर्तन आया एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण पेड़ों पर बर्फ जमना शुरू हो गया। नहीं तो पेड़ जो इलाका हो गया, पेड़ जो हो गया वो सूखने लगे, वो वीक पड़ने लगे, और जिसके कारण ग्रासलैंड का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब ग्रासलैंड का एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया था, जो एनिमल्स अस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो पेड़ों पर रहते थे, उनका रहना तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया उनके लिए। अब इसीलिए उन लोगों का धीरे धीरे एक्सटेंशन, यानी कि वो लोग विलुप्त होते भी चले गए। चलिए, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, थैंक गॉड आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग, ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्स ऑफ अस्ट्रेलोपिथेकस दैट वेर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट, ओके, एंड द रिप्लेसमेंट बाय स्पीसीज दैट वेर बेटर अडेप्टेड टू द ड्रायर कंडीशंस। Among these were the earliest representatives of the genus Homo। यानी कि वही बात हो गया, जो एनिमल जो थे जो अडॉप्ट नहीं कर पाए वो चल बसे, और जो अडॉप्ट कर पाए वो एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर लिए। और कौन से जीनस का या कौन सा स्पीसीज का नहीं, कौन से जीनस का जो एनिमल्स जो थे वो सर्वाइव किए थे, जीनस कौन से थे, होमोस ग्रुप के, होमोस जीनस के एनिमल्स जो थे वो सर्वाइव किए थे, इतना जान लीजिए। अस्ट्रेलोपिथेकस गए और होमो जो है अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि थोड़ा चालाक थे, इसलिए अपने आप को समय के साथ चेंज कर लिए और फिर आगे बढ़ चले। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो होमो इज लैटिन वर्ड मीनिंग मैन, ऑल्दो दे वर वोमेन एज वेल। साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश अमॉन्ग सेवरल टाइप्स ऑफ होमो। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि होमो का लैटिन का मतलब, लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है मैन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ओमेन नहीं थे, ओमेन भी थे, लेकिन उसका यहाँ पर ऐसी एक तरह से क्या कहें, एक तरह से मार्क करने के लिए बताया गया है कि होमो कि इसका मीनिंग जो है मैन है। होमो का मीनिंग एक्चुअल में मैन ही है, लेकिन एक तरह से मार्क करने के लिए, एक तरह से उनको मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ उसका नाम रख दिया गया है मैन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ओमेन नहीं है, ओमेन भी थे उस समय। ठीक है, अब साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश अमॉन्ग सेवरल टाइप्स ऑफ homos। The name assigned to these species are derived from what are regarded as their typical characteristics। अब होमो जो ग्रुप के जो एनिमल जो थे ना, उसमें भी क्या था, होमो ग्रुप के जो एनिमल्स थे उनमें भी बहुत सारा वेराइटी था, यानी कि सिर्फ होमो ग्रुप के जो एनिमल्स थे वो सिर्फ होमो ग्रुप के नहीं थे, उसमें भी अलग अलग सब ग्रुप था। तो साइंटिस्ट जो है उनके एनिमल्स के फीचर्स के आधार पर, एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, ठीक है, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिए, अलग अलग ग्रुपों में बांट दिए। सो फोसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिलस, द टूल मेकर, होमो इरेक्टस, द अपराइट मैन, एंड होमो सेपियंस, द वाइज और थिंकिंग मैन। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि साइंटिस्ट जो है होमो ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे उनका जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक था, उसके अनुसार, उसके आधार पर जो होमो ग्रुप के जो एनिमल्स थे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया 3 ग्रुप में। ठीक है, कौन कौन सा था, एक होमो हैबिलस, दूसरा होमो इरेक्टस, और तीसरा जो है होमो सेपियंस। होमो हैबिलस मतलब कहने का मतलब का वैसा ग्रुप के एनिमल्स जो कि टूल बनाते थे उन्हें होमो हैबिलस कहा गया। दूसरा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस करने का मतलब क्या कि वैसा एनिमल्स जो कि सीधे खड़े हो सकते थे, यानी कि टूल्स तो बनाते ही होंगे, साथ साथ सीधे भी खड़े हो सकते थे, यानी कि द अपराइट मैन। और तीसरा जो है कैटेगरी वो या सब ग्रुप होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस मतलब वैसे ग्रुप के एनिमल्स, या वैसे ग्रुप के एनिमल्स नहीं, वैसे एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं, जिनके पास सोचने की, समझने की क्या है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो गया है, उन्हें कहा गया क्या, होमो सेपियंस। जैसे में हम लोग जो हो गए वो होमो सेपियंस हो गए। ठीक है, अब आगे फिर चलते हैं। फिर फोसिल्स ऑफ होमो हैबिलस हैव बीन डिस्कवर्ड एट ओमो इन इथोपिया। यहाँ पर यही बताया गया है क्या कि एविडेंस कहाँ से मिला है, होमो हैबिलस ग्रुप का एनिमल्स, होमो हैबिलस ग्रुप के एनिमल्स का जो एविडेंसेज है
उन जगहों का नाम बताया गया कि यहाँ यहाँ से हमें एविडेंसेस मिला है। जैसे में एट ओमो हो गया, OMO ओमो इन इथियोपिया में, फिर एट ओल्डुवाई जॉर्ज इन टैंजानिया में, फिर द अर्लीस्ट fossils of Homo erectus have been found both in Africa and Asia, अफ्रीका में भी एशिया में भी मिला है। कूबी फ्लोरा एंड वेस्ट तुर्काना केन्या, मोजोकर्तो एंड संगीनन जावा, ठीक है, इन सब जगहों पर होमो इरेक्टस एनिमल्स का जो है फोसिल्स मिला है। एज द फाइंड्स इन एशिया बिलोंग टू अ लेटर date and those in Africa, it is likely that hominids migrated from East Africa, Southern and Northern Africa to Southern and Northeastern Asia and perhaps to Europe sometimes between 1.5 million years ago. This species survived for nearly a million years. यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले जो है हमें एविडेंस मिला है फोसिल्स का, वो पुराना जो कि पुराना है होमिनिड्स का, वो हमें अफ्रीका में मिला है। तो ऐसा माना जा सकता है कि पहले एनिमल्स जो है अफ्रीका में इमर्ज हुए, फिर उसके बाद यानी कि हाँ पहले होमिनिड्स जो है अफ्रीका में इमर्ज हुए, फिर उसके बाद उनका जो सब ग्रुप आते गया और फिर वो अलग अलग भाग में, जैसे में एशिया में, कुछ एशिया में चले गए, कुछ यूरोप में चले गए, ठीक है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में चले गए। तो इन सब जगहों पर धीरे धीरे लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया और इसीलिए जो और सब जगहों पर जो फोसिल्स मिले उसका डेटिंग जो है अभी उससे कम है, किसके मुकाबले में, अफ्रीका के मुकाबले में। वही बात यहाँ पे बताया गया है और ज़्यादा कुछ विशेष वाला बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इन सम इंस्टांसेस द नेम्स फॉर फोसिल्स आर derived फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द फर्स्ट फोसिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप वेयर फाउंड। सो फोसिल्स फाउंड एट Heidelberg, a city in Germany, were called Homo heidelbergensis, while those found in the Neander Valley were categorized as the Homo neanderthalensis। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ फोसिल्स जो है ना, नाम फोसिल्स का जो नाम है वो कैसे रखा जाता है था या कैसे रखा गया है। तो कुछ फोसिल्स का जो नाम है जहाँ से वो मिले हैं उसी के अनुसार पर, उसी के आधार पर उसका नामकरण भी कर दिया गया है। जैसे में हिंडलबर्ग जो है सिटी है जर्मनी में, वहाँ पर से जो फोसिल्स मिले उनका नाम क्या रख दिया गया, वहाँ से जो फोसिल्स मिले उनका नाम रख दिया गया heidelbergensis। फिर उसी तरह से फोसिल्स जो नींडर वैली में मिले उन फोसिल्स का नाम रख दिया गया होमो neanderthalensis। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। द अर्लीस्ट फोसिल्स फ्रॉम यूरोप आर ऑफ होमो heidelbergensis एंड द होमो neanderthalensis। यानी कि सबसे पहले जो फोसिल्स जो यूरोप से हमें मिला है वो कहाँ से वो कौन कौन है, वो है होमो heidelbergensis एंड होमो neanderthalensis। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू वाला में मार्क कर लीजिएगा। बोथ बिलोंग टू द स्पेसीज ऑफ आर्काई दैट इज होमो सेपियंस। यानी कि दोनों जो है पुराने होमो सेपियंस जो है ना उन्हीं के फोसिल से मिलते जुलते थे, ठीक। द फोसिल्स ऑफ होमो heidelbergensis 0.8 to 0.1 million years ago have a wide distribution have been found in Africa, Asia and Europe। यानी कि इनका जो फोसिल्स जो है वो अफ्रीका में भी, एशिया में भी और यूरोप में भी मिला है। द नेंडरथैल occupied Europe and Western and Central Asia from roughly 1,30,000 to 35,000 years ago, ठीक है। और निंडरथैल्स का जो फोसिल्स जो है या निंडरथैल्स जो एनिमल्स जो थे वो इतना मतलब 1,30,000 से 1,30,000 से लेके 35,000 ईयर तक यहाँ पर ऑक्यूपाइड किए थे। कौन कौन सा एरिया, यूरोप का एरिया हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हो गया जहाँ पर ये लोग रहे थे, ठीक है। दे डिसअपियर्ड अब्रप्टली इन वेस्टर्न यूरोप अराउंड 35,000 ईयर्स अगो। यानी कि फिर वो डिसअपियर हो गए थे, कोई दूसरा हो सकते कहीं क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा और इसी यानी कि 35,000 साल ईयर्स के बाद मतलब 35,000 ईयर्स के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर फिर से वो गायब होना वहाँ से शुरू हो गए थे। यानी कि हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज आया होगा, फिर से दूसरा इन्वायरमेंटल चेंज आया होगा जिसके अनुसार वो अडेप्ट नहीं कर पाए और वहाँ से वो लोग चल दिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में यह बताया गया कि इन जनरल कंपेयर्ड विद ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैव अ लार्जर ब्रेन जॉज विथ रेड्यूस आउटवर्ड प्रोट्रूशन एंड स्मॉलर teeth, cell structure and intestine, an increase in brain size associated with more intelligence and a better memory. The change in the jaws and teeth were probably little differences in dietary habits। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोज में क्या डिफरेंसेज है, यही ना बताया गया है। ये बताया गया है कि होमो जो है, होमो का जो ब्रेन जो था, यानी कि होमो ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे उनका जो ब्रेन जो था वो बड़ा था, उनका जॉज का जो है जॉज जो था वो कैसा था, तो जॉ जो था वो लाइटर था थोड़ा, ठीक है। फिर स्मॉल टीथ जो था वो
स्मॉल था, बड़ा बड़ा टीथ नहीं था। अब इसलिए आप हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर इसका अच्छा सा डिफरेंसेस बताया गया है पेज नंबर 10 में, जहाँ से हम लोग देखे थे, समझे थे। एक मिनट, पेज नंबर 10, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्या, बी जो है बिलोंग टू द स्पीसीज नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो यहाँ पर बी जो है, एक मिनट, ये देखिए, ये बी जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप का है। फिर सी जो है वो शायद होमो इरेक्टस यानी कि होमो ग्रुप का जो एनिमल्स है ना, उसका जो है यहाँ पर सी में जो दिया गया है एक स्कल है, जिसे समझ सकते हैं देखकर कि यहाँ पर जो जॉज जो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप का एनिमल्स का, वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था, लेकिन यहीं पर आके यहाँ पर जो जॉज जो है थोड़ा अंदर हो गया, इनवर्ड हो गया। ठीक है, फिर और सब यहाँ पे स्कल का साइज देख लीजिए, ये फिर ये देख लीजिए। तो ये सब डिफरेंसेस जो है जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आसानी से समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप पहले जाके अगर क्लियर नहीं है तो उसे पहले क्लियर कर लीजिए, तब समझने में और आसानी होगा। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि एन इंक्रीज इन ब्रेन का साइज, यानी कि ब्रेन का साइज जब बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें जो जिस ग्रुप के एनिमल्स में, यानी कि बेसिकली होमो ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे, उनमें ब्रेन का साइज जो बढ़ा था, जिसके कारण उनमें इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ गया था, समझने की जो शक्ति थी वो बढ़ गया था। ठीक है, उनका जो मेमोरी जो था वो पहले से यानी कि दूसरे ग्रुप के एनिमल्स जो थे उससे अच्छा हो गया था। फिर जॉर्ज जो है, जो चेंज इन जॉर्ज, यानी कि जो पहले बाहर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप का एनिमल्स का, फिर होमस ग्रुप का एनिमल्स से थोड़ा अंदर चला गया जॉर्ज, वो जॉर्ज का जो चेंज आया और टीथ का जो भी चेंजेज आया, जो टीथ जो था स्मॉल स्मॉल हो गया, किसका, होमो ग्रुप के एनिमल्स का। बेसिकली हम लोग जो हो गए ना उन्हीं के, होमो ग्रुप के एनिमल्स जो था उनका टीथ जो है स्मॉल हो गया, जिसके कारण उनका जो डाइटरी हैबिट जो था उनमें भी चेंजेस आया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।